3 साल तक पूरे भारत ने ये माना कि वो जिंदा है और उसकी अपनी माँ ने कहा कि वो अमेरिका में है और हायर स्टडीज कर रही है। उसी वक्त रायगढ़ के एक सुनसान जंगल में उसका शरीर कब का जल चुका था। एक 25 साल की लड़की, एक माँ, एक ड्राइवर और एक एक्स हस्बैंड और एक ऐसा झूठ जिसे 3 साल तक बड़ी होशियारी से जिंदा रखा गया। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसका हर राज दूसरे राज से भी ज्यादा खौफनाक है। चौबीस अप्रैल 2012 एक लड़की अपने काम से छुट्टी लेती है और उसके बाद कोई उसको कभी नहीं देखता। उसका बॉयफ्रेंड, जिसे दुनिया उसका स्टेप ब्रदर समझती थी, उसके फ़ोन से एक ब्रेकअप मैसेज आता है। फिर कुछ नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई साइन नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई सर्च शुरू नहीं होता, क्योंकि जिस औरत को उसकी माँ होना चाहिए था वह दुनिया को बता रही थी कि वो मेरी बेटी नहीं बल्कि वो मेरी छोटी बहन है और वो अमेरिका गई है हायर स्टडीज़ के लिए। 3 साल एक पूरा परिवार और एक सवाल जो किसी ने जोर से पूछने की हिम्मत नहीं की। अगर वह सच में अमेरिका गई थी तो उसका पासपोर्ट घर पर क्यों पड़ा था? लेकिन यह तो सिर्फ एक पहला झूठ था। शिलोंग, मेघालय, 11 फरवरी 1987 एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम होता है शीना दास बोरा। उसकी शुरुआत ही एक राज के साथ होती है, एक ऐसा राज जिसे उसकी माँ ने दशकों तक अपने ही अंदर दफन रखा। उसका बचपन अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि गुवाहाटी में अपने नाना नानी की छत के नीचे बीता। फिर बड़ी होकर वह मुंबई आती है और सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लेती है और वहाँ वो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करती है और 2009 में वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे अपने करियर की शुरुआत करती है। एक लड़की जो हर उस चीज़ की तरफ बढ़ रही थी जो एक नॉर्मल, ऑनेस्ट और एम्बिशियस ज़िंदगी में होनी चाहिए, और उसके साथ था राहुल मुखर्जी जिसे उससे बहुत प्यार था, लेकिन सोसाइटी के लिए वह उसका स्टेप ब्रदर था। एक ऐसा रिश्ता जो सच में जितना सिंपल लगता था असल में उससे कई ज़्यादा उलझा हुआ था। शीना को शायद यह अंदाज़ा भी नहीं था कि स्टेप सिस्टर वाली पहचान के साथ वह जी रही थी। वही पहचान एक दिन उसकी मौत के बाद इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाली थी। एक माँ जो अपनी बेटी को बहन बुलाती थी, आखिर क्यों? इंद्रानी तब पूरी बोरा के नाम से जानी जाती थी। बहुत कम उम्र में वो माँ बन गई थी। बाद में उसने कहा कि उसकी प्रेगनेंसी उसके अपने पिता उपेंद्र कुमार बोरा द्वारा किए गए यौन शोषण का नतीजा थी। इस बात की कभी अलग से पुष्टि नहीं हो सकी, इसलिए इसे एक दावा ही माना जाता है। लेकिन अगर ये सच था तो ये उस परिवार का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक राज था। 1989 में पूरी अपने 2 बच्चों शीना और मिखाइल को अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर कोलकाता चली गई। एक नई जिंदगी, एक नया नाम और एक नई पहचान के साथ शीना और मिखाइल बिना यह जाने कि उनकी माँ कौन है अपने नाना नानी की छत के नीचे बड़े हुए। 2006 में जब वो दोनों आखिरकार मुंबई आए अपनी माँ से मिलने के लिए, तब भी सच सामने नहीं आया। इंद्रानी ने उन्हें सोसाइटी के सामने अपने यंगर सिबलिंग के तौर पर पेश किया। मिखाइल ने बाद में एक और आरोप लगाया कि उसी साल अपनी पहचान छुपाने के लिए इंद्रानी ने उसे जबरदस्ती एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, जहां उसे 1 महीने तक टॉर्चर किया गया। पर यह एक एलिगेशन था, कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। लेकिन ये चीज़ें इस परिवार की सच्चाई की एक झलक जरूर देती है। एक बेटी जो कभी अपनी माँ को माँ नहीं बुला पाई, एक लड़की जिसने फिर भी अपने लिए एक ईमानदार नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन उस नॉर्मल ज़िंदगी के पीछे छिपे झूठ ही बहुत जल्द उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाले थे। 24 अप्रैल 2012 दोपहर को शीना ऑफिस से छुट्टी लेकर निकलती है। शाम होते होते राहुल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है शीना के नंबर से, एक ब्रेकअप मैसेज, और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। ना कोई कॉल आता है और न ही कोई रिप्लाई, बस एक खामोशी होती है जो इतनी गहरी होती है कि किसी को शक नहीं होता
कि एक माँ जो जानती थी सच क्या है, दुनिया को कुछ और बताती रही। 24 अप्रैल 2012 के बाद शीना बोरा को कभी किसी ने जिंदा नहीं देखा, लेकिन इसका सच सामने आने में पूरे 3 साल लग गए। अगर शीना अमेरिका गई थी तो उसका पासपोर्ट आज भी उसके बॉयफ्रेंड के घर पे क्यों पड़ा था? अगर वो अपनी मर्जी से गायब हुई तो उसकी अपनी माँ ने इतने सालों तक एक भी बार पुलिस के पास जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? और अगर कुछ बहुत बुरा हुआ था तो सबसे डरावना सवाल यह था, क्या एक माँ अपनी ही बेटी की हत्या में शामिल हो सकती है? इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू भी नहीं हुई थी। राहुल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह 2 अलग अलग पुलिस स्टेशन गया, दोनों जगह वही पुरानी वुडन बेंच, वही पुराना लंबा इंतजार, लेकिन उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। आखिरकार उसके इंसिस्ट करने पर मुंबई पुलिस इंद्रानी के वर्ली वाले घर पहुंचती है, पर स्टाफ ने बताया कि इंद्रानी तो देश से बाहर गई हुई है, और जब वह लौटी तो वह खुद पुलिस स्टेशन गई, शिकायत लेकर नहीं बल्कि एक काउंटर आरोप लेकर। इंद्रानी का कहना था कि राहुल शीना का पीछा कर रहा था और इसी वजह से शीना बिना बताए अमेरिका चली गई। अगर वो अमेरिका गई तो उसका पासपोर्ट मेरे पास कैसे रह गया? इंद्रानी का जवाब तैयार था। शीना ने एक नया पासपोर्ट बनवा लिया, किसी ने चेक नहीं किया, ना कोई रिकॉर्ड और ना ही कोई वेरिफिकेशन। राहुल थक हार कर देहरादून चले गया अपनी माँ के पास। 3 साल तक यही झूठ बिना किसी चुनौती के चलता रहा, लेकिन 2015 में एक बिल्कुल अनजान घटना घटी जिसका शीना से कोई सीधा संबंध नहीं था। इस पूरे झूठ की नींव हिला देने वाली थी। 21 अगस्त 2015 इंद्रानी का ड्राइवर श्यामबर पिंटू राम राय गिरफ्तार होता है इलीगल वेपन रखने के आरोप में। एक मामूली सा केस, एक ड्राइवर, एक हथियार, लेकिन इंटरोगेशन रूम के अंदर कुछ और ही होने वाला था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान राय के मुंह से एक ऐसा नाम और एक ऐसी कहानी निकली जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था, और वो नाम था शीना बोरा का, जो एक मर्डर की कहानी थी। और सिर्फ 5 दिन बाद 26 अगस्त 2015 को एक और धमाका हुआ। शीना का भाई मिखाइल सामने आता है और एक ऐसी सच्चाई बताता है जो पूरे देश को झकझोर देती है। शीना इंद्रानी की बहन नहीं थी, वो उसकी बेटी थी। एक झूठ जो दशकों तक पाला पोसा गया अब चकनाचूर हो गया था, लेकिन पुलिस अभी भी सबसे बड़े सच से अनजान थी। असल में मुंबई पुलिस इंद्रानी पर तकरीबन 4 महीने पहले से ही नजर रख रही थी। एक टिप ऑफ के आधार पर हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस की एफआईआर के हवाले से राय का दिया हुआ पूरा अकाउंट रिपोर्ट किया। ध्यान रहे, यह पूरा अकाउंट एक एक्यूज्ड का दिया हुआ बयान है, एक एलिगेशन है, पर साबित तथ्य नहीं। राय के मुताबिक मर्डर की योजना खुद इंद्रानी ने बनाई थी और अपने एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना के साथ इस पर डिस्कस किया था। उसने बताया कि मर्डर से एक शाम पहले इंद्रानी ने बॉडी डंप करने के लिए एक जगह की रैकी की थी। 24 अप्रैल की सुबह खन्ना मुंबई पहुंचता है, वर्ली के होटल हिल टॉप में चेक इन करता है। राय के अनुसार इंद्रानी ने अपहरण और बॉडी डिस्पोजल के लिए एक ओपेल क्रोसा किराए पर ली। शाम तकरीबन 6 बजे इंद्रानी खन्ना के होटल पहुंचती है। शाम करीब 7 बजे राहुल शीना को बांद्रा के नेशनल कॉलेज लिंकिंग रोड के पास ड्रॉप करता है। वहां अंधेरे में 3 लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे, इंद्रानी खन्ना और ड्राइवर राय। राय के मुताबिक इंद्रानी आगे की सीट पर बैठी थी, शीना पीछे और खन्ना उसके बगल में बैठे थे। क्या वाकई एक माँ अपनी ही बेटी को इस तरह एक जाल में फंसा सकती है? जो अगले कुछ घंटों की कहानी सामने आई उसने पूरी केस की दिशा ही बदल दी। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, यह जो भी साइकोलॉजी है वह स्टेब्लिश फैक्ट पर नहीं बल्कि एलिगेशन और बिहेवियर पैटर्न के ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। किसी को भी डायग्नोस करना इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद नहीं है, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि एक इंसान अपनी ही असली पहचान को इतने सालों तक क्यों छुपाए रखता है। एलिजिडली इंद्रानी की पूरी दुनिया एक ऐसी इमेज पर टिकी थी जहां उसका पास्ट, उसकी उम्र, उसके बच्चे, उसकी असली शुरुआत कभी सामने ना आए। झूठ शुरुआत में सिर्फ एक बचाव लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे वह कंट्रोल में बदल जाती है, और कंट्रोल कभी कभी कुछ और भयानक चीज में। एक ड्राइवर जो सालों तक चुप रहा जब तक उसकी अपनी गिरफ्तारी नहीं हो गई। एक एक्स हस्बैंड जो एलिजिडली सालों बाद भी इस राज से जुड़ा रहा। एक फैमिली जिसकी बुनियाद ही झूठ पर रखी गई थी। यह सब अभी सिर्फ एनालिसिस है,
असली सच कोर्ट में साबित होना बाकी है। राय पुलिस को रायगढ़ के उसी जंगल में ले गया जहां उसके मुताबिक बॉडी को आग लगाई गई थी। वहां से मिली कुछ जली हुई हड्डियां, एक खोपड़ी, कुछ दांत। इन्वेस्टिगेटर ने दांतों से डीएनए निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन एक फीमर मतलब जांग की हड्डी का एक टुकड़ा वो निकालने में कामयाब रहे। सितंबर 2015 रिपोर्ट आती है। फीमर का जो डीएनए है वो इंद्राणी मुखर्जी के डीएनए की प्रोफाइल से बहुत करीब से मेल खाता है, यानी यह हड्डी इंद्राणी की अपनी बायोलॉजिकल बेटी शीना बोरा की थी। एक पल ऐसे लगा कि जैसे केस बंद होने वाला है, लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। कुछ ही हफ्तों बाद मई 2012 में कलेक्ट किए गए कुछ और सैंपल्स की रिपोर्ट आती है, पर वो मैच नहीं करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही केस, एक ही विक्टिम और सबूत आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? रिपोर्ट्स बताती है ये मुमकिन है कि उन दूसरे सैंपल्स का सही एविडेंस कहीं खो गया हो, यानी जो सैंपल्स मैच नहीं हुए वो शायद किसी और सोर्स से रहे। सबूत की चेन में कहीं एक गलती हुई हो। फोरेंसिक साइंस, जो अक्सर सबसे भरोसेमंद सबूत मानी जाती है, खुद सवालों के घेरे में थी। सच और झूठ के बीच एक लाइन अचानक बहुत धुंधली हो गई। जैसे जैसे ये केस मीडिया में फैलता गया, थ्योरीज की बाढ़ आ गई। इंद्राणी ने बार बार दावा किया कि शीना जिंदा है। पहले कहा गया कि वो अमेरिका में है, फिर एक और दावा आया कि शायद वो कश्मीर में है। जनता उलझी हुई थी। कोई कहता कि ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस है, तो कोई कहता कि शीना कहीं पे छुपी हुई है, और कोई कहता ये सब सिर्फ एक ध्यान भटकाने की चाल है। हर दिन एक नई हेडलाइन, एक नई थ्योरी, एक नया कंफ्यूजन लेकर आती। असली सच्चाई वह अभी कहीं गहरे अंधेरे में दबी हुई थी। 25 अगस्त 2015 मुंबई पुलिस इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करती है। अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में उस पर सेक्शन 302 हत्या का आरोप, सेक्शन 201 सबूत मिटाने का आरोप और सेक्शन 363 अपहरण का आरोप और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट उसे पुलिस कस्टडी में भेज देता है। अगले ही दिन 26 अगस्त 2015 को एक और गिरफ्तारी होती है, कोलकाता से। नाम था संजीव खन्ना। उसे सेक्शन 364, 302, 201 और 120 बी साजिश के तहत रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल किया। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 19 नवंबर 2015 को पीटर मुखर्जी, जो कि शीना का स्टेप फादर था, एक जाना माना मीडिया एग्जीक्यूटिव, उसको गिरफ्तार किया जाता है। शीना की मर्डर की साजिश में उसकी भूमिका का आरोप था। साथ ही एक और आरोप कि कंपनी के फंड्स को उसने शीना बोरा के नाम से सिंगापुर के एक बैंक अकाउंट में डाइवर्ट किया था। एक माँ, एक हस्बैंड और एक स्टेप फादर, एक पूरा परिवार एक ही आरोप के नीचे। इस केस में कोई भागता हुआ अपराधी नहीं था। तकरीबन 3 साल तक आरोपी खुले आम समाज में अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। पार्टीज में जा रहे थे, मीडिया इवेंट्स में जा रहे थे, बिजनेस मीटिंग्स को अटेंड कर रहे थे। असली मैनहंट इंसानों का नहीं था, बल्कि सबूतों का था। जली हुई हड्डियों की तलाश, डीएनए रिपोर्ट्स का इंतजार और मिसिंग पासपोर्ट रिकॉर्ड्स को ढूंढना, और सबसे जरूरी उस सच को खोजना जिसे एक पूरे परिवार ने वर्षों तक बड़ी होशियारी से दफन रखा। हर वक्त एक नया डॉक्यूमेंट, हर महीना एक नया सवाल। समय अब सिर्फ एक फैक्टर नहीं था, वह एक दुश्मन बन चुका था। जितना वक्त गुजरता एविडेंस उतना ही कमजोर होता, यादें उतनी ही धुंधली पड़ती। जिस दिन इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया, वह खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। एक हाई प्रोफाइल मीडिया एग्जीक्यूटिव की पत्नी, एक सफल बिजनेस वुमेन, मुंबई की हाई सोसाइटी का जाना माना चेहरा, लेकिन एक दिन यही पहचान एक ऐसे आरोप के नीचे दब गई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। आरोप था कि उसने अपनी बेटी की हत्या की, और देखते ही देखते ग्लैमर की दुनिया से उसका पूरा सफर धीरे धीरे जेल की सलाखों में पहुंच गया। और हर न्यूज चैनल पर बस एक ही हेडलाइन थी, एक मशहूर मीडिया एग्जीक्यूटिव की पत्नी अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। लेकिन लोगों के लिए ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये भरोसे, रिश्तों और उस चमकदार छवि पर लगा ऐसा दाग था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कोर्ट रूम के अंदर का सफर उतना ही उलझा हुआ था जितना बाहर की कहानी। 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंद्राणी को बेल दे दिया। तकरीबन 6 साल के अंडर ट्रायल रहने के बाद कोर्ट ने खुद ये नोट किया कि 237 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में से 185 का एग्जामिनेशन अभी बाकी था और ट्रायल जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं थे।
साल बीतते गए, विटनेसेस की यादी धुंधली पड़ती गई, डॉक्यूमेंट्स की परतें बढ़ती गई, कोर्ट रूम में बहस चलती रही, फोरेंसिक एविडेंस पर, विटनेस स्टेटमेंट पर, हर छोटी सी बड़ी डिटेल पर। जुलाई 2024 में एक और मोड़ आया। सीबीआई कोर्ट को बताती है कि शीना के रिमेन्स आखिरकार ढूंढ लिए गए हैं। यह रिमेन्स पहले मिसिंग बताए गए थे और बाद में एक ईमेल के जरिए एक सीबीआई स्टोर हाउस में से ट्रेस किए गए। एक सबूत जो कभी खो चुका था अचानक फिर से सामने आ गया, लेकिन इंसाफ अभी दूर था। ये कहना जरूरी है साफ शब्दों में, ये केस आज भी लीगली अनरिजॉल्व है। ट्रायल अभी चल रहा है। न इंद्रानी ने, न संजीव खन्ना ने, न पीटर मुखर्जी ने किसी को भी अंतिम रूप से दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया गया है। इंद्रानी 2022 से बेल पर है। 2023 में उसने अपनी मेमोरी अनब्रोकन प्रकाशित की, जिसमें उसने इस पूरे केस को अपने नजरिए से बताया। एक बात तो पक्की है कि शीना बोरा को इंसाफ मिलना अभी बाकी है और ये इंतजार एक दशक से भी ज्यादा लंबा हो चुका है। ये कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। झूठ चाहे कितनी भी छोटी लगे, वक्त के साथ एक विशाल खतरनाक झूठ में बदल सकती है। फैमिली के अंदर की चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। राहुल ने बार बार मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने, फैमिली ने उसे नजरअंदाज कर दिया। और शायद सबसे डरावना सबक, इमेज और स्टेटस की चाह में इंसान अपने सबसे करीबी रिश्तों को भी दांव पर लगा सकता है। यह अभी एक एलिगेशन है, प्रमाण नहीं, लेकिन यही इस केस की सबसे गहरी संभावना भी है। जब कोई इंस्टीट्यूशन, पुलिस, फैमिली या सोसाइटी किसी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती, तो सच्चाई सामने आने में सालों नहीं बल्कि दशक लग जाते हैं। उस जंगल की आग वर्षों पहले बुझ चुकी है, लेकिन जो सवाल वह आग के पीछे छोड़ गई वो आज भी जल रहे हैं। क्या सच हमेशा सामने आता है, या फिर कुछ सच्चाइयां किसी मामूली गिरफ्तारी से, किसी अनजान टिप ऑफ से, महज संयोग से बाहर आ जाती है? क्या एक माँ का प्यार हमेशा बिना शर्त होता है? क्या कभी कभी कोई इंसान अपनी इमेज, अपने स्टेटस और अपने अतीत को छुपाने के लिए अपने सबसे करीबी रिश्ते को भी कुर्बान कर देता है? शीना बोरा की कहानी आज भी अधूरी है। ट्रायल अभी चल रहा है, सवाल अभी भी खुले हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि एक 25 साल की लड़की जिसने एक बार नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की, वह आज सिर्फ एक केस नंबर नहीं, वह एक याद है। एक याद जो हमें हर उस चुप्पी पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है जिसे हम फैमिली के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई हमेशा एक कीमत मांगती है। सवाल सिर्फ ये है कि कौन उसे चुकाने को तैयार है।